बिग बाजार फेल नहीं हुआ, उसे हराया गया कंपटीशन से, डेप्थ से और सबसे ज्यादा टाइमिंग से। एक वक्त था जब हर एक मिडिल क्लास फैमिली के घर एक ही कॉमन लाइन थी, इस बार का राशन बिग बाजार से लाएंगे। लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जहां कैश फ्लो रुक गया, कोर्ट केसेस शुरू हो गए और एक साइलेंट टेक ओवर ने पूरा गेम चेंज कर दिया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या बिग बाजार खुद गिरा या फिर उसे जानबूझकर गिराया गया। 90s खत्म हो गया और हम 21st सेंचुरी में आ गए और फिर भी इंडिया के पास ऑर्गेनाइज्ड रिटेल शॉप्स नहीं थे। तो फिर हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे थे, एक तो छोटा किराना स्टोर और दूसरा महंगा मॉल। आज भी हम मॉल जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। उस वक्त तो बहुत से लोगों को मॉल क्या होता है ये भी नहीं पता था, तो फिर वहां पे जाने के लिए बहुत ऑकवर्ड फील करते थे। ना प्राइस कंफर्टेबल, ना ही वहां का एनवायरनमेंट फैमिलियर। तभी किशोर बियानी ने सोचा, जो कि बिग बाजार के फाउंडर है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिसमें किराने की कंफर्ट हो और मॉल का एक्सपीरियंस हो। और यही से पैदा हुआ इंडिया का अपना बिग बाजार। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई वेस्टर्न मॉडल नहीं था, मतलब किसी से कॉपी किया हुआ नहीं था, बल्कि ये इंडियन साइकोलॉजी बेस्ड मॉडल था। मतलब प्रोडक्ट पेल्डअप जैसे मंडी में होता है, नैरो एसेल्स जैसे बाजार में होता है, और लाउड अनाउंसमेंट जैसे कि सर यहाँ पे ऑफर चल रहा है, और इसी के साथ एसी, ट्रॉली और बिलिंग काउंटर। मतलब मंडी का मजा भी और मॉल का मजा भी। आज ऑनलाइन सेल कॉमन है, लेकिन एक वक्त था जब सेल का मतलब ही था बिग बाजार। सबसे सस्ते दिन फेस्टिव सेल्स में करोड़ का टर्नओवर होता था, जिसमें सुबह सुबह लोग 5-6 बजे आकर लाइन में लगते थे। टीवी, फ्रिज, राशन सब कुछ एक साथ खरीदा जाता था। ये सिर्फ डिस्काउंट नहीं हुआ करता था, बल्कि मिडिल क्लास फैमिलीज का फेस्टिवल हुआ करता था। बिग बाजार ने इंडिया में बल्क बाइंग कल्चर को पॉपुलर किया। 5 kg आटा, वैल्यू पैक्स, कॉम्बो ऑफर्स, बाय 2 get 1 फ्री। कस्टमर को फील होता था मैं पैसे बचा रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिग बाजार ने कभी रिच फैमिलीज को टारगेट ही नहीं किया। उनका फोकस था सैलरीड फैमिलीज, स्मॉल बिजनेस हाउसहोल्ड्स और सेकंड और थर्ड टायर सिटीज। स्टोर इनिशियली प्रीमियम नहीं बनाया गया ताकि कस्टमर कंफर्टेबल फील करे। इवेंचुअली बिग बाजार ने महसूस कराया कि मॉल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होता। 2005 से लेकर 2015 तक ये बिग बाजार का गोल्डन ईरा था। 250+ स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, लैक्स ऑफ कस्टमर्स, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज और रैपिड एक्सपांशन। फिर कंपनी एक्सपांड होती गई। प्रीमियम क्लोथ्स के लिए पैंटलून्स बनाया गया, बाद में फूड बाजार बनाया गया, और उसके बाद में मीडिया ने भी उनको नाम दिया इंडिया का रिटेल किंग। रेवेन्यू ग्रो हो रहा था, ब्रांड ट्रस्ट पीक पे था, लेकिन एक साइलेंट प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक्सपांशन तो एग्रेसिव था हर नए स्टोर के साथ, लेकिन इसके साथ हाई रेंट, इंटीरियर कॉस्ट, स्टाफ सैलरी और सप्लाई चेन एक्सपेंसेस बढ़ते गए। फिर क्या, लोन पे लोन्स लेते गए। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, अभी ग्रो करो, प्रॉफिट बाद में बनाओ। लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि रिटेल मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% होता है। अगर थोड़ी भी सेल्स कम हुई तो इंटरेस्ट और ईएमआई का प्रेशर डबल। 2016 के बाद तो शामती आ गई। ऑनलाइन प्लेयर्स और एग्रेसिव हुए, हेवी डिस्काउंट देने लगे और फास्ट डिलीवरी भी देने लगे। कस्टमर धीरे धीरे ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा, फुट कॉल कम हुआ और डेप्थ बढ़ने लगा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब 2020 में कोविड आया और लॉकडाउन हुआ तो फिर स्टोर पूरी तरह बंद हो गए और कैश फ्लो जीरो हो गया। लेकिन रेंट अभी भी था, लोन इंटरेस्ट अभी भी था, और अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना अभी भी था। फिर डेप्थ बढ़ता गया और 20,000 करोड़ प्लस उनका डेप्थ बढ़ गया। और फिर सप्लायर्स पेमेंट डिले, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड और बैंक प्रेशर इंटेंस। अब सर्वाइवल ही बिगेस्ट चैलेंज था। और फाइनली अगस्त 2020 में रिटेल बिजनेस बेचने का अनाउंसमेंट हो गया। उसकी डील वैल्यू थी 24,713 करोड़। ये एक रेस्क्यू अटेम्प्ट था, एम्पायर बचाने की लास्ट होप। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। फिर अमेज़न और रिलायंस का कॉर्पोरेट वॉर शुरू हुआ। अमेज़न ने क्लेम किया कि उनका फ्यूचर ग्रुप के साथ पहले से ही एग्रीमेंट है। केस गया आर्बिट्रेशन में और लीगल बैटल शुरू हो गई। ये फाइट महीनों तक चलता रहा। जब तक फाइट चलता रहा तब तक फ्यूचर ग्रुप और कमजोर होता गया। और यहाँ पे ऐसा हुआ, जब तक दो हाथी लड़ते रहते हैं तब तक घास पीसती रहती है, और यहाँ पे घास थी फ्यूचर ग्रुप। 2010 में रिलायंस ने स्मार्ट मूव खेला। लीगल केस चलता रहा, तब रिलायंस ने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी खेली। उन्होंने डायरेक्टली लैंडलॉर्ड से लीजेस लिए और स्टोर का कंट्रोल अपने हाथ लिया। बिग बाजार के बोर्ड्स उतरने लगे और उनकी जगह लगने लगा रिलायंस स्मार्ट बाजार। एक वक्त का रिटेल किंग अपने ही स्टोर्स में अपना नाम तक बचा नहीं पाया। इस कहानी में ना 3 बड़े लेसन हैं। ग्रोथ बिना डेप्थ कंट्रोल डेंजरस होती है, मार्केट शिफ्ट इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है, और कैश फ्लो इज ऑलवेज किंग। बिजनेस की दुनिया में सिर्फ ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि टाइमिंग, डेप्थ कंट्रोल और मार्केट शिफ्ट को समझना उससे भी जरूरी होता है। अगर आप भी 2005 से 2015 के बीच बड़े हुए हो तो आपने भी कभी ना कभी तो बिग बाजार की ट्रॉली पुश की ही होगी, फैमिली के साथ एसी में शॉपिंग की होगी, बिलिंग स्लिप देखकर सैटिस्फैक्शन तो मिला ही होगा। बिग बाजार सिर्फ रिटेल स्टोर नहीं था, वो मिडिल क्लास एस्पिरेशन का सिंबल था। लेकिन बिजनेस की दुनिया में इमोशंस नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ नंबर चलते हैं, और फिर नंबर्स गिरते हैं तो फिर एम्पायर भी गिर ही जाता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेझिझक हमें कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हो।